Hello and welcome to the Sardana Academy. Today we are going to discuss about next topic of geography. We have already covered the topics of the universe, interior of earth, latitude and longitude of earth. Now we are going to start about the physical geography. अब फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, एटमॉस्फेयर है, तो बहुत सारे काम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, हम लोगों ने जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जब अर्थ अपने सरफेस के अराउंड रोटेट होती है, तो अर्थ के अपने सरफेस के अराउंड रोटेट होने में एक फोर्स जनरेट होता है, एक इमेजिनरी फोर्स जनरेट होता है। इस इमेजिनरी फोर्स को नाम दिया गया है कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स, इमेजिनरी फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। इसे इटली के साइंटिस्ट कोराडो कोरियोलिस ने इन्वेंट किया था और इसीलिए कोरियोलिस के नाम पर कोरियोलिस फोर्स ये नाम पड़ गया इसका। तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज लगता है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर की डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही ऐसा हो पाता है। तो ये तो बात हुई कोरियोलिस फोर्स की। अब हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। कोरियोलिस फोर्स के अलावा जैसे ये अर्थ है और अर्थ में ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ये 23.5 डिग्री साउथ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इससे भी थोड़ा ऊपर अगर चलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है, अभी 30 डिग्री नॉर्थ से पहले हम बात कर लें यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो 10 डिग्री का एरिया है, ये 10 डिग्री का एरिया यहाँ पर बहुत ही कूल, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा हल्की मंद मंद पवन चलती रहती हैं और इन्हें कहा जाता है डोल्ड्रम्स। तो डोल्ड्रम्स हमेशा इक्वेटोरियल रीजन में बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ चलते हैं, डोल्ड्रम्स। जबकि ये जो रीजन है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का रीजन, इस 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ये पूरा रीजन कहलाता है हॉर्स लैटिट्यूड। इसे हॉर्स लैटिट्यूड इस वजह से कहते हैं क्योंकि पुराने समय में जब लोग ट्रेडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो उनके पास जो बोट होती थी, उन बोट्स में इंजन तो लगे नहीं होते थे, पेट्रोल से तो वो चलती नहीं थी, तो वो एयर से चलती थी। तो एयर जो इस एरिया में, जो इस रीजन में जो चलती है एयर, उसे कहते हैं ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड इन्हीं ट्रेडिंग की वजह से ही नाम पड़ा, क्योंकि पुराने समय में जो ट्रेडर्स होते थे, जैसे वास्को डी गामा जब आया इंडिया में, तो वो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आया था, यहाँ से काली मिर्च ले गया और वहाँ पर पोर्चुगल में जाकर के बहुत हाई रेट पर बेची, 60 टाइम्स उसको प्रॉफिट हुआ उस वॉयज से। ऐसे ही मैगलन था, ऐसे ही जितने भी वॉयजर्स आए, जितने भी लोगों ने अपना यहाँ पर एक्सपेंशन किया, वो सब ट्रेडर्स थे। तो ट्रेडर होने की वजह से ट्रेडिंग ही मेन प्रोफेशन था उस समय।
तो ट्रेड विंड्स नाम दे दिया गया इन विंड्स को, जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में चलती हैं। ये परमानेंट विंड्स होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। और इसके अलावा जब ये बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कैपेसिटी होती है चलने के लिए, और इसीलिए बोट को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। लेकिन जब कभी कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो बोट फंस जाती है, तो अब ट्रेडर्स जो होते थे तो ट्रेडिंग में अपने साथ कई प्रकार के सामान लेकर के चलते थे बोट पर। जैसे जो ट्रेडर्स थे वो एक तो ट्रेडिंग करने की कमोडिटी लेकर के चलेंगे, जो बेचने जा रहे हैं वो लेकर के चलेंगे, फिर खाने पीने का सामान लेकर के चलेंगे अपने साथ, क्योंकि वॉयज करने में बहुत टाइम लगता है, 50 दिन 60 दिन 6 महीना तक लग जाते थे। तो इस वजह से खाने पीने की सामान की ज़रूरत होती थी, तो खाने पीने का सामान भी उनके साथ रहता था। और अब जब लैंड पर उतरेंगे वो, तो लैंड पर उतर करके ये सारा सामान, बोट, ये सब कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे। तब इसके लिए उनके पास घोड़े भी होते थे, क्योंकि उस समय लैंड पर ट्रांसपोर्ट का एक ही मीडियम था, हॉर्सेस। तो ये घोड़े बोट पर रख करके ट्रैवल करते थे। तो अगर इनकी बोट कभी फंस जाती थी थंडर स्टॉर्म में, हॉर्स लैटिट्यूड में, तो ये क्या करते थे, अपनी बोट को स्टेबल करने के लिए अपने जितने घोड़े थे, ये घोड़े उस हॉर्स लैटिट्यूड में फेंक दिया करते थे, ताकि बोट हल्की हो जाए, और बोट हल्की हो जाएगी तो वो डूबेगी नहीं। तो इस वजह से बोट को हल्का करने के लिए ये हॉर्स को उस लैटिट्यूड में फेंक दिया करते थे, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। तो इसी वजह से इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड ही नाम दे दिया गया। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच। यहीं पर ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, तो यही आज हम लोग डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में एयर, जैसे अभी हम लोगों ने लिथोस्फीयर डिस्कस किया और हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया, तो वैसे ही होता है एटमॉस्फेयर। ये भी अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी, और इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर एक कवर है एयर का, इस एयर कवर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ की सरफेस से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 10,000 किलोमीटर के स्ट्रेच तक ये एटमॉस्फेयर पाया जाता है। और इस एटमॉस्फेयर का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा गैस परसेंटेज में नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन होती है, फिर ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होती है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर ऑर्गन का नंबर आता है 0.9%, फिर फोर्थ नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, और फिर नियॉन 0.002, हीलियम 0.0005, जीनॉन और क्रिप्टॉन बहुत ही कम 0.001 जीनॉन और क्रिप्टॉन 0.0009, हाइड्रोजन है 0.00005%। तो ये इससे और भी ज़्यादा गैसेस हैं। रेडॉन, इसमें आपने देखा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है एटमॉस्फेयर में। इन नोबल गैसेस में एक और गैस है जो रेडियो एक्टिव नोबल गैस कहलाती है, वो है रेडॉन। और रेडॉन गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है, तब प्रेजेंट होती है जब एटमॉस्फेयर, जब कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली हो। तो जब नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाला है या और कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, उस कंडीशन में अचानक से रेडॉन एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करने लग जाते हैं, रेडॉन के ट्रेसेस मिलने लग जाते हैं, और रेडॉन के ट्रेसेस मिलने से ये सर्टिफाई हो जाता है कि अब कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है। और ये
जस्ट बिफोर होता है उस नेचुरल कैलामिटी के, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि जाकर के डिक्लेयर कर दिया जाए कि यहाँ पर रेडाउन मिले हैं, जल्दी से भागो यहाँ से और खाली करो इस प्लेस को, ऐसा नहीं हो पाता। तो जैसे ही ये रेडाउन के ट्रेसेस मिलना स्टार्ट हो जाएं तो ये समझ लीजिए ये तय हो जाता है कि यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी आने वाली है। तो रेडाउन से ये पता चलता है। वैसे नॉर्मली रेडाउन एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, बाकी सारी नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं। चलिए, तो यहाँ एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। ये 5 लेयर्स है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। सबसे पास की, हम लोगों के सबसे पास की जो लेयर है जहां पर हम लोग सर्वाइव करते हैं, ह्यूमन सर्वाइव करते हैं, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर अबव होता है, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर 80 किलोमीटर तक, फिर थर्मोस्फियर 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक, और फिर एक्सोस्फियर 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो अब हम लोग ट्रोपोस्फियर के बारे में डिस्कस करते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर की जो एयर है, इस एटमॉस्फेयर के एयर का लगभग 80%, 70 से 80% जो एयर है ये इसी में ही ट्रोपोस्फियर में होती है। ये पोल्स पर जो है 8 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है, जबकि इक्वेटर पर 18 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये अर्थ जियोइड शेप में है, पोल्स पर फ्लैटन है और इक्वेटर पर एक्सपेंडेड है। इसके अलावा इक्वेटर पर जो गर्मी है, सनलाइट है, ये एनुअली सबसे ज़्यादा रहती है, इसीलिए टॉरिड जोन कहते हैं। और टॉरिड जोन होने की वजह से जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं, और फैलने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स फैल करके एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं तो ये ऊपर ही शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही आ जाते हैं, और इस तरीके से एक बड़ी थिकनेस वाली लेयर बन जाती है इक्वेटर पर। तो इसीलिए इक्वेटर पर इसकी जो लेंथ है ट्रोपोस्फियर की, ये 18 किलोमीटर हो जाती है और पोल्स पर 8 किलोमीटर तक ही रहती है। तो ये रीज़न है इक्वेटर पर थिकनेस का, ट्रोपोस्फियर का। Thickness is greater at the equator because the heated air rises to great heights. The troposphere ends with tropopause. देखिए, जितने हम लोगों ने लेयर्स डिस्कस की उतने ही पॉजेज भी होते हैं। वैसे उतने नहीं होते हैं, 5 लेयर्स होती हैं तो 4 पॉजेज होते हैं। तो जैसे ट्रोपोस्फियर है तो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बीच में यहाँ ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच में यहाँ स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में यहाँ मीजोपॉज, और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में यहाँ थर्मोपॉज या आयनोपॉज। तो इस तरीके से 4 पॉजेज होते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हाइट बढ़ने से, एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 1 किलोमीटर हाइट पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और 1 किलोमीटर हाइट बढ़ेगी तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। -55 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर पोल्स पर, और लगभग -80 डिग्री तक पहुंच जाता है ये टेम्परेचर जब ट्रोपोपॉज पर पहुंचते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर से अगर ट्रोपोपॉज पर जाएं तो वहां टेम्परेचर गिर करके -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये रीजन है। ट्रोपोपॉज लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है इक्वेटर से।
तो इतने ऊपर जाने पर, ट्रोपोपॉज तक जाने पर, वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। अब ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है पर किलोमीटर, इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है अर्थ का, लैप्स रेट। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट जो है ये केवल ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है और किसी लेयर में नहीं पाया जाता। यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये जो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं इनकी वजह से होता है। जैसे थंडर स्टॉर्म अगर आएगा तो ट्रोपोस्फियर में ही आएगा, अगर बिजली चमकेगी, अगर लाइटनिंग होगी तो इसी लेयर में होगी, बारिश होगी तो इसी लेयर में होगी। तो जितने भी नेचुरल कॉजेज़ हैं वो सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। इसीलिए ट्रोपोस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, तो ट्रोपोस का मतलब है डिस्टर्बेंस। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस ट्रोपोस्फियर में होता है। इसी वजह से इस ट्रोपोस्फियर में कोई एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता, कोई जेट प्लेन नहीं उड़ाया जाता। ये सारे काम स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं। बहुत ज़्यादा रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सारे फिनोमिना इसी ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की लेयर को कहते हैं ट्रोपोपॉज। अब स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं, इसे समताप मंडल हिंदी में कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो ये जो समताप मंडल है, ये समताप मंडल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है। जब हम लोग पृथ्वी की सरफेस से, ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं तो लगभग 50 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर हमें मिलता है और यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का काम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकना, क्योंकि ये अर्थ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन। और यहाँ पर क्लाउड्स नहीं पाए जाते, बादल नहीं पाए जाते, कोई भी वेदर फेनोमेना यहाँ पर नहीं होता। इसीलिए एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट लेयर है ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पर कभी कभी बहुत ऊंचाई पर जो क्लाउड मिलते हैं जिन्हें सिरस क्लाउड कहा जाता है। देखिए क्लाउड्स भी मेनली कई प्रकार के होते हैं, सिरस, निम्बस, क्यूमुलस, ये 3 प्रकार के क्लाउड्स माने जाते हैं, सिरस, निम्बस, क्यूमुलस। तो इसमें सिरस क्लाउड्स जो हैं, ये सिरस क्लाउड्स इसी स्ट्रेटोस्फियर में कभी कभी पाए जाते हैं। मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में हमने देखा 2 चीज़ें हैं, एक तो ओजोन लेयर है और दूसरा है एरोप्लेन, ये इसी स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। मीजोस्फियर, और टेम्परेचर वहाँ का सेम रहता है हमेशा, टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं होता। अब यहाँ मीजोस्फियर में टेम्परेचर में फिर चेंजेस आने लगते हैं। अब ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है मिनिमम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ऑल्दो दिस टेम्परेचर कैन वेरी, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, -90 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ मीजोस्फियर है, मध्य मंडल या आयन मंडल इसे कहते हैं, मध्य मंडल इसे कहा जाता है। और मध्य मंडल में जो एयर है उसमें गैसेस होमोजीनियस होती हैं, होमोजीनियस गैस इसमें पाई जाती है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की ही लेयर होगी, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ही लेयर होगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की ही लेयर होगी, मिश्रण नहीं होगा, मिक्सअप नहीं होंगी ये गैसें। अगर मिक्सचर हो जाए, जैसे हमारा पूरा ये एटमॉस्फेयर है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होने की वजह से इसे हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर कहा जाता है। At the upper boundary of the mesosphere, there exists a layer of ions extending in the other layer. This layer of ions or charged particles is helpful in reflecting the radio waves and helps in radio
एंड हेल्प्स इन टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और सबसे ठंडा लेयर का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो यही है मीजोस्फीयर। और यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर 80 डिग्री किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाने पर यहाँ रेडियो टेलीकम्युनिकेशन का भी रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेयर है, ये नेक्स्ट लेयर है आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर में जितनी भी गैसेस हैं वो सब अपने आयनिक फेज में होती हैं, आयनिक फॉर्म में होती हैं। और आयनिक फॉर्म में होने की वजह से ये चार्ज्ड होती हैं और चार्ज्ड होने की वजह से ये रेडियो वेव्स को आगे फर्दर प्रोपगेट नहीं करती, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। थर्मोस्फीयर, इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। और थर्मोस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयनिक फॉर्म में गैसेस होती हैं और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। बहुत तेजी से यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है और 400 किलोमीटर की हाइट तक ये थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर पाया जाता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं या एएम सुनते हैं, जो भी रेडियो सुनते हैं हम लोग, ये रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क या टीवी नेटवर्क, ये यहीं से, इसी लेयर से ट्रांसफ़र होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ पर आता है। पर्सन वुड नॉट फील वार्म बिकॉज ऑफ द थर्मोस्फीयर्स एक्सट्रीमली लो प्रेशर। अगर कोई पर्सन वहाँ है तो उसको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि वो इसको फील नहीं कर पाएगा। वहाँ पर बहुत ही कम, जैसे ट्रोपोस्फीयर में 75 से 80% तक का अर्थ मास, एयर मास है। बाकी का जो 25 है वो इन 4 लेयर्स में है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में तो केवल 1% है, तो 24% जो एयर बची वो इन 3 रिमेनिंग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो उसमें सबसे कम लेयर का परसेंटेज इसी आयनोस्फीयर में आता है। तो इस आयनोस्फीयर में सबसे कम एयर होने की वजह से एयर का प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत कम होता है। पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से जो गर्मी की फीलिंग है वो यहाँ पर वो पर्सन फील ही नहीं कर पाता। जितने भी स्पेस स्टेशंस हैं, स्पेस शटल है जिसे आईएसएस कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस शटल, ये इसी आयनोस्फीयर में ही स्टेबल किया गया है। दो टेम्परेचर इज हाई, the atmosphere is extremely rarefied. Gas molecules are spaced hundreds of kilometers apart. Hence, a person or an object in this layer doesn't feel the heat. तो वही है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक दूर होते हैं और इतनी दूर होने पर इनमें ये फील ही नहीं होता कि यहाँ पर गैस है या एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस वजह से इनको हीट लगती ही नहीं, फील ही नहीं होती। इसके अलावा इस लेयर में, आयनोस्फीयर में, ऑरोरा लाइट्स भी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये फिनोमिना भी यहीं आयनोस्फीयर में ही फ्रेम होता है। एक्सोस्फीयर, सबसे बाहर की लेयर एटमॉस्फेयर की कहलाती है एक्सोस्फीयर, और ये इसमें पूरे एटमॉस्फेयर की एयर का 1% ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। द एयर इज एक्सट्रीमली रेरिफाइड एंड द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू द लेयर। बहुत ही कम यहाँ पर एयर की डेंसिटी होती है और इसीलिए टेम्परेचर जो है यहाँ पर बहुत धीमे धीमे बढ़ता है। और टेम्परेचर के बढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि ये लेयर जो है एक्सोस्फीयर सन के सबसे ज़्यादा करीब है, सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, क्योंकि
आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो आउटर मोस्ट लेयर होने की वजह से जो सनलाइट है वो पहले यहीं एक्सोस्फीयर में ही एंटर करेगी, तो सन की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पहली बार पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ये भी बहुत धीमे धीमे बढ़ पाता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से हीलियम और हाइड्रोजन फ्लो करना स्टार्ट करती हैं, बहना स्टार्ट करती हैं। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू द लेयर, दिस लेयर coincides with space। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एयर के जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 3 टाइप्स की एयर पाई जाती है, 3 टाइप्स की विंड पाई जाती हैं। इन 3 विंड्स को कहा जाता है परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स और सीजनल विंड्स। परमानेंट विंड्स, seasonal winds and local winds, these are the 3 types of winds, and this classification of wind has been taken place due to the periodicity of occurrence and location of occurrence। मतलब जहाँ पर जो एयर है वो कितने ड्यूरेशन तक रहती है और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है एयर की, तो इन आधारों पर इसका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सर चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स वो विंड्स हैं जो हमेशा परमानेंटली फ्लो करती रहती हैं, परमानेंटली रहती हैं, कभी भी वो समाप्त नहीं होती, कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, सेम डायरेक्शन में हमेशा हमेशा ये बहती ही रहती हैं। इसीलिए इन्हें परमानेंट विंड्स कहते हैं या प्राइमरी विंड्स कहते हैं या प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। तो ये जो परमानेंट विंड्स हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। तो पहले अभी हम लोगों ने जब लेसन स्टार्ट किया था तब डिस्कस किया था हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड ट्रेडर्स की वजह से नाम पड़ा है, और ये ट्रेडर्स जो होते हैं ट्रेड विंड्स में ही ट्रैवल करते हैं। तो ये ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स होती हैं, हमेशा हमेशा बहती ही रहती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ बहती हैं, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होती हैं। दीज आर परमानेंट विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन है ये ईस्ट टू वेस्ट होती है। इट फ्लोज इन द अर्थ्स इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये ट्रेड विंड्स पाई जाती हैं, और इन्हें ट्रेड विंड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि पुराने समय में एंशिएंट टाइम्स में जो ट्रेडर्स होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इन्हीं ट्रेड विंड्स का ही यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ उस समय मोटर तो होती नहीं थी, पेट्रोल तो होता नहीं था कि जो ये खुद इंजन बना करके बोट में लगा करके जाएं। तो हवा के ही सहारे ये एक जगह से दूसरी जगह पर चलते थे। तो जो हवा होती थी उसे ट्रेड विंड्स कहा जाता था। और दूसरी परमानेंट विंड्स हैं ईस्टर्लीज। इन्हें पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं। पोलर ईस्टर्लीज का मतलब है कि ये पोल्स से ही जनरेट होती हैं, पोल से ही इनका ऑरिजिन होता है, और ये पोल्स से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। तो बहुत ठंडी पवनें हैं ये पोलर ईस्टर्लीज। तो ये ईस्टर्लीज हैं, ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में ही ईस्टर्लीज का भी डायरेक्शन होता है। ट्रेड विंड्स इक्वेटोरियल विंड्स हैं, जबकि ईस्टर्लीज जो हैं पोलर विंड्स हैं। अब वेस्टर्लीज, दीज आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्टर्लीज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पछुआ पवनों का डायरेक्शन जो है ये चेंज हो जाता है, ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, और ये टेम्परेट रीजन जो हम लोगों ने पढ़ा था लैटिट्यूड में, टेम्परेट जोन, यहाँ पर फ्लो करती हैं, यहाँ पर बहती हैं। टेम्परेट जोन जो है ये टेम्परेट जोन 30 डिग्री नॉर्थ एंड अबव
अप टू 60 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक ये बहती हैं, तो इन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज। ये देखिए, ये डायग्राम है इन तीन विंड्स का, परमानेंट विंड्स का। पोलर रीजन में पोलर ईस्टर्लीज, इक्वेटोरियल रीजन में ट्रेड विंड्स, इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेंगी वो नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ हेमिस्फीयर में रहेंगी वो साउथ ईस्ट। तो ये ट्रेड विंड्स हैं 30 डिग्री तक। फिर उसके ऊपर यहाँ 30 डिग्री से ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक वेस्टर्लीज रहती हैं। यहाँ साउथ में भी वेस्टर्लीज पाई जाती हैं, इन्हें प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज कहा जाता है। तो पोलर ईस्टर्लीज, प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, ये 3 टाइप्स की विंड्स पाई जाती हैं, परमानेंट विंड्स। अब इनका डायरेक्शन देखिए, ट्रेड विंड जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, तो यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगी, मतलब ऐसे फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए ऐसे ही यहां पर इस डायरेक्शन में सारी ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही हैं और पोलर ईस्टर्लीज भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। जबकि जो वेस्टर्लीज हैं ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। तो ये होता है 3 टाइप्स की परमानेंट विंड्स। तो अब परमानेंट विंड्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सीजनल विंड्स के बारे में। देखिए, सीजनल विंड्स वो होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन में चला करती हैं और इन पर्टिकुलर सीजन में चलने की वजह से इन्हें टेम्पररी विंड्स भी कहा जाता है या फिर सीजनल विंड्स भी कहा जाता है। और जैसे इंडिया में मानसून विंड्स हैं, ये मानसून विंड्स मानसून के टाइम पर ही जनरेट होती हैं, तो मानसून विंड्स को सीजनल विंड्स भी कहा जाता है। अब इंडिया में मानसून आता कैसे है, चलिए इसी पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल छोटा सा डिस्कशन। देखिए, ये है इंडिया और इंडिया का ये साउदर्न पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला उसे कहते हैं जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो 3 साइड से और 1 साइड से लैंड हो। तो यहाँ पर लैंड है, ये तीनों साइड से यहाँ पर वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, आपने देखा होगा। तो ये जो पार्ट है, हम लोगों को गर्मियों में जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी ये कहती है ना कि खूब सारा पानी पी करके निकलो, घर से बाहर निकल रहे हो पानी पी को। तो ये पानी गर्मियों में क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि पानी में एक प्रॉपर्टी होती है, पानी की ये टेंडेंसी होती है कि पानी अपने टेम्परेचर को चेंज करना नहीं चाहता। पानी रेजिस्ट टू चेंज टेम्परेचर, मतलब वाटर रेजिस्ट टू चेंज टेम्परेचर। तो इस वजह से पानी जो है, वाटर जो है, ये पानी टेम्परेचर के चेंज को अवॉइड करता है, हमेशा अपना टेम्परेचर स्टेबल रखना चाहता है, स्टैग्नेंट रखना चाहता है। और वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है और रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है, ये ना तो कम होता है, न बढ़ता है, ना घटता है। तो पानी क्योंकि चेंज नहीं होने देता टेम्परेचर, इसीलिए गर्मियों में पानी पिलाया जाता है हम लोगों को कि खूब पानी पिए ताकि बॉडी में पानी ज़्यादा रहे। तो पानी ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर बॉडी का सेम रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, लू नहीं लगेगी, फीवर नहीं आएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है कि पानी
टेम्परेचर में चेंज को रेजिस्ट करता है, वाटर टेम्परेचर में चेंज को रेजिस्ट करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देता। तो अब जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी मानसून उतना ही अच्छा आएगा। तो गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में इस समय मई जून का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ लैंड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब लैंड का टेम्परेचर पहुँच जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। एयर ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हमेशा जो हवा है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करना स्टार्ट करती है और इसी वजह से अब यहाँ से एंटर करेगी हवाएं लैंड की तरफ और ये अपने साथ क्लाउड्स को भी लाएंगी और इस तरीके से मॉनसून जो है 1 जून तक इंडिया में एंटर हो जाएगा। अब जब 1 जून को मॉनसून इंडिया में एंटर हो गया तो ये एंटर होता है यहाँ से वेस्ट कोस्ट, नीचे की ओर से, ऊपर नहीं, ये हमने ऊपर बना दिया, यहाँ नीचे की ओर से एंटर होता है मॉनसून और फिर ये ऊपर की ओर बढ़ता है, इधर यहाँ तमिलनाडु और केरला में नहीं जाता, ऊपर की ओर बढ़ता है और ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते ये लगभग पूरे भारत में आ जाता है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। और फिर उसके बाद यहाँ पर है हिमालयन माउंटेन रेंज, नवंबर दिसंबर तक वो यहाँ पर आ जाता है हिमालयन माउंटेन रेंज पर। अब नवंबर दिसंबर में जब वो हिमालयन माउंटेन रेंज पर आ गया है, यहाँ अब विंटर्स आ गए हैं। नवंबर दिसंबर में तो विंटर्स होते हैं, तो जब विंटर्स होते हैं दिसंबर जनवरी तक, तब यहाँ का टेम्परेचर घट करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, टेम्परेचर रिवर्सल हो गया है, तो अब यहाँ पर अपोजिट कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाती है क्योंकि यहाँ वाटर का टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं, वाटर का टेम्परेचर तो वही है, तो वो अब ज़्यादा है, लैंड का टेम्परेचर कम है, तो अब यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। तो अब हाई प्रेशर बेल्ट बन गई तो अब हाई टू लो हवाएं चलेंगी, विंड्स चलेंगी। तो अब ये जो विंड्स चलेंगी ये लैंड से बाहर की ओर पानी को ले जाएंगी। तो अब ये जो यहाँ पर हिमालय से टकरा रहा था मानसून, अब ये वापस आना स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। और रिट्रीटिंग मानसून जो होता है ये हमेशा विंटर्स के टाइम पर आता है, इसीलिए इसे विंटर मानसून भी कहते हैं। और हमेशा इंडिया में 2 मानसून होते हैं, एक समर मानसून और एक विंटर मानसून। तो ये जो विंटर मानसून है ये पूरे भारत में एक बार फिर बारिश करता हुआ निकलता है। इस समय तमिलनाडु और केरला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जब ये मानसून यहाँ एंटर करता है वेस्टर्न कोस्ट से, तब यहाँ इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन जब ये रिट्रीटिंग मानसून आता है विंटर्स के टाइम पे, तब यहाँ साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ये एंटर तो यहाँ अरेबियन सी से करता है, लेकिन जब ये रिट्रीट होता है तो बे ऑफ बंगाल में रिट्रीट होना स्टार्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट है मॉनसून का इंडिया में। ये विंड्स की वजह से ही है, सीजनल विंड्स की वजह से विंड्स चली हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर। अब हम लोग लोकल विंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए लोकल विंड्स क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर डे टाइम में बनती हैं या नाइट टाइम में बनती हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन में बनती हैं, उन्हें हम लोकल विंड्स कहते हैं और इन्हें लोकल नेम्स से ही ज़्यादातर आइडेंटिफाई भी किया जाता है। तो ये भी कई टाइप की होती हैं, जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हैं, यहाँ पर लैंड है तो लैंड से सी की तरफ जो चलेंगी उन्हें लैंड ब्रीज कहा जाएगा, सी से लैंड की तरफ जो चलेंगी उन्हें सी ब्रीज कहा जाएगा। जहाँ से ओरिजिन होता है नाम वही दिया जाता है। और इसमें भी मेनली वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जैसे अगर लैंड पर डे टाइम में लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाती है, और नाइट टाइम में जो डे टाइम है, डे का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो गया, वहाँ लो प्रेशर बेल्ट। तो अब रिवर से जो
विंड हैं वो लैंड की तरफ आना स्टार्ट करेंगी। हवाएं अब पानी से, चाहे वो ओशन हो, सी हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, कोई भी हो, वहाँ से लैंड की तरफ आएंगी। इन्हें लैंड ब्रीज कहा जाएगा, इन्हें सी ब्रीज कहा जाएगा डे टाइम में। तो ये डे टाइम में चलती हैं लैंड ब्रीज। इन्हें सी ब्रीज कहा जाएगा, ये डे टाइम में चलती हैं क्योंकि ये सी से लैंड पर आ रही है ना। लैंड का टेम्परेचर डे टाइम में ज़्यादा है, दिन है तो लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होगी, जबकि जो रिवर है वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, तो या सी है वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो सी से लैंड पर एयर आएगी तो इसे कहेंगे सी ब्रीज। ये सी ब्रीज होती है। ये सी ब्रीज जो है ड्राई होती हैं। लैंड ब्रीज हमेशा नाइट में चलती हैं क्योंकि अब लैंड का टेम्परेचर कम हो गया, नाइट में ठंडा हो गया, तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन गई। पानी का टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, तो वहाँ पर अब लो प्रेशर बेल्ट बन गई। तो अब लैंड से सी पर हवा आने लगेगी तो इसे कहेंगे लैंड ब्रीज। तो ये नाइट टाइम में होती हैं, सी ब्रीज डे टाइम में होती हैं। ऐसे ही माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज होती हैं। देखिए ये माउंटेन है, ये अंटार्कटिका का माउंटेन है। अब ये अंटार्कटिका का जो माउंटेन है यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो हमेशा यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट ही बनी रहती है और यहाँ लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाती है। तो जब यहाँ माउंटेन से नीचे की ओर, वैली की ओर एयर ब्लो करने लगे तो इसे कैटाबैटिक विंड या फिर वैली ब्रीज या फिर माउंटेन ब्रीज कहा जाता है। कैटाबैटिक ब्रीज या फिर माउंटेन ब्रीज कहा जाता है। और ये फिनोमिना हमेशा नाइट में होता है क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा ठंड माउंटेन पर हो जाएगी, तो इस वजह से ये कैटाबैटिक विंड्स नाइट में चलती हैं, जबकि एनाबैटिक विंड्स जो हैं, वैली ब्रीज जो है, ये डे टाइम में चलती हैं। ये माउंटेन का टेम्परेचर दिन में गर्म हो जाता है और जो नीचे का वैली का टेम्परेचर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस समय कम टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है, माउंटेन पर लो प्रेशर बेल्ट। तो अब यहाँ से ऊपर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे की ओर हवाएं आ रही हैं, जबकि ये ऊपर की ओर जब हवाएं चलती हैं तो उठने को, हवाओं के ऊपर उठने को एनाबैटिक कहा जाता है। तो ये एनाबैटिक विंड्स होती हैं जो डे टाइम में चलती हैं। लोकल नेम से भी बहुत सारे लोकल विंड्स को जाना जाता है, जैसे अभी हमने नाम लिया था लू। तो लू जो है ये लोकल विंड है इंडिया की। ऐसे ही काल बैसाखी लोकल विंड है, ये बंगाल, उड़ीसा, आसाम के एरिया में बहती है, इसे काल बैसाखी कहते हैं। और ऐसे ही इंडिया में मैंगो शावर होता है। मैंगो शावर जो है ये कर्नाटका में होता है गर्मियों के सीज़न में। उसमें मैंगो शावर में बारिश में आम नहीं गिरते। इसमें होता ये है कि जब ये हवाएं चलती हैं तो आम पक पक के ट्री से गिरने लगते हैं। तो आम के पक करके ट्री से गिरने को मैंगो शावर का नाम दिया जाता है। तो ये मैंगो शावर कर्नाटका में, इंडिया में होता है गर्मियों के सीज़न में, तो इसे मैंगो शावर नाम दिया जाता है। ऐसे ही चेरी ब्लॉसम है। चेरी ब्लॉसम जो है ये चाइना में होता है। यहाँ पर चेरी के पेड़ में ब्लॉसम्स आने लगते हैं, कलियाँ, फूल आने लगते हैं, तो इसे चेरी ब्लॉसम नाम दिया जाता है चाइना में। तो ऐसे ही अलग अलग नाम हैं, जैसे ब्लड रेन। ब्लड रेन कहाँ होता है? तो ब्लड रेन होता है इटली में। ये ब्लड रेन क्यों होता है? इसे ब्लड रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इटली है ये यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्रीज़ में हमेशा टेम्परेचर बहुत सूदिंग, बहुत ठंडा रहता है, बहुत कूल रहता है। अब जब समर सीज़न आता है तो मेडिटेरेनियन सी में एक विंड चलती है जिसे कहते हैं सिरोको। तो ये जो सिरोको है, ये सिरोको इटली और इटली के आसपास के रीजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत गर्मियाँ होने लगती हैं, बहुत गर्मी। तो उसकी वजह से अब इन लोगों को इतनी गर्मी सहने की आदत तो है नहीं, तो इनकी तबीयत खराब होने लगती है और ये खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। तो खून की उल्टियाँ करने को ये ब्लड रेन कहा जाता है। अब ये ब्लड रेन चलती है सिरोको की वजह से मेडिटेरेनियन सी में। ऐसे ही चिनूक है, चिनूक को स्नो ईटर्स कहा जाता है।
ये गर्म हवाएं हैं, यूएसए में चलती हैं। यूएसए में जब ये गर्म हवाएं चलती हैं तो ये आइस को मेल्ट कर देती है, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए इसे स्नो ईटर कहा जाता है। फॉन स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर चलती है, खमसिन इजिप्ट में चलती है, सोलानो वही सहारा और आइबेरियन पेनिनसुला में चलती है, मतलब ये जो मोरक्को वाला रीजन है अफ्रीका में, यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका, और दूसरा जो यूरोप का जो आइबेरियन पेनिनसुला है, स्पेन पोर्चुगल इटली वाला ये जो रीजन है, स्पेन पोर्चुगल रीजन, यहाँ पर मेनली ये आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। तो यहाँ पर ये सोलानो विंड्स चलती हैं, ये भी बहुत गर्म होती हैं। हर्मेटॉन को डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं, और इन्हें डॉक्टर विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वेस्ट अफ्रीका में बहती हैं, और वेस्ट अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं जैसे सूडान है या फिर चाड है या माली है या नाइजर है, तो यहाँ पर जो विंड्स बहती हैं हर्मेटॉन, इन्हें डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। ये हॉट होती है लेकिन इतनी हॉट नहीं होती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पवनें चलती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म विंड्स चलती हैं अफ्रीका में। डेजर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ का, और डेजर्ट की वजह से जब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर भी लोगों की तबीयत ख़राब होने लगती है, लोग बेहोश होने लगते हैं। पानी बहुत कम होता है तो पानी तो पी नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको फीवर वीवर होने लगता है। अब जब ये हर्मेटॉन चलती है यहाँ पर तो उसकी वजह से होती ये भी गर्म है, लेकिन वहाँ पर पसीना लोगों का सूखने लगता है। पानी की जो वजह से ये बीमार पड़े थे, पानी ना मिलने की वजह से ये धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं ऑटोमेटिकली हवा चलने से। तो इस वजह से इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है इस रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, वो भी वेस्ट अफ्रीकन रीजन में। बोरा ये हंगरी और नॉर्थ इटली में बहती है, ठंडी हवा है। मिस्ट्रल फ्रांस में बहती है। ये सिरोको हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, अभी डिस्कस किया था, ब्लड रेन। तो ब्लड रेन होता है, तो ब्लड रेन को ठीक करने का जो कॉज है ये है मिस्ट्रल। ब्लड रेन होता है तो इन लोगों की भी तबीयत खराब होती है। तो जब तबीयत खराब होती है धीरे धीरे ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर तब ख़त्म होता है जब मिस्ट्रल बहना स्टार्ट करती है। तो ये बेसिकली एल्प्स में और फ्रांस में बहती है। पुनाज वेस्टर्न साइड ऑफ एंडीज माउंटेन्स, तो ये साउथ अमेरिका में पुनाज बहती है, ठंडी है। ब्लिजर्ड टुंड्रा रीजन में बहती है। पुरगा रशिया में बहती है। इसके अलावा लेवेंटार जो है ये स्पेन में बहती है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, सेंटा एना साउथ कैलिफोर्निया में, काराबुरान सेंट्रल एशिया में। इसे ब्लैक स्टॉर्म भी कहते हैं कालाबुरान को। सेंट्रल एशिया मतलब कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, स्तान वाले, यूक्रेन, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। कालिमा डस्ट लेडन ड्राई विंड, सहारन एयर है ये कालिमा। एलिफेंटा मालाबार कोस्ट पर बहती है। तो ये सब लोकल विंड्स कही जाती है। अब हम लोग थोड़ा जो कल हम लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिस्कस किए थे इस सेशन से पहले, इनका एक बार रिवीजन क्वेश्चन से कर लेते हैं। इफ 12 noon at GMT, what is the time at 75 डिग्री ईस्ट? ईस्ट में हम लोग हमेशा ऐड करते हैं टाइम, वेस्ट जाने पर हमेशा रिड्यूस या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ 75 डिग्री ईस्ट दिया है। अगर 12 बज रहे हैं GMT पर, तो 75 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 75 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 75 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा?
तो इसीलिए 4 मिनट से 75 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 300 मिनट, और इस 300 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 आवर्स। तो जब 12 बज रहा है तो 12 में से अगर हम 5 जोड़ दें तो शाम का 5 बजेगा, दोपहर का 12 है ये 12 नून, तो शाम के 5 बज जाएंगे 75 डिग्री पर, 5 PM हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है टाइमिंग। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ 12 नून एट GMT व्हाट इज द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा अगर GMT पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 30 डिग्री से को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 आवर्स। तो ये जो 2 आवर्स हैं ये माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि अब ये वेस्ट में है, तो 12 बज रहा है दोपहर का GMT पर, तो इससे 2 घंटे पहले यानी कि 10 बज रहा होगा सुबह का, तो 10 AM। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है टाइम को लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन है जो NDA में पूछा गया है 99 में कि इफ इट इज 10 AM एट IST then what would be the local time at Shillong on 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो शिलोंग में क्या टाइम हो रहा होगा 92 डिग्री ईस्ट पर। तो देखिए ऑलमोस्ट इंडिया का जो IST है ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, और ये 92 पूछ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आया 10 डिग्री का ऑलमोस्ट। अभी 10 डिग्री लेकर के चलते हैं, तो 10 डिग्री का ऑलमोस्ट आया, तो 10 डिग्री को हम अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो आएगा 40 मिनट, और ये पूरा तो है नहीं, ये 0.5 भी है, तो 0.5 का मतलब होता है 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधे डिग्री में 2 मिनट, तो ये 38 मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये 9.5 डिग्री का कम से कम डिफरेंस है, तो 9.5 डिग्री मतलब 38 मिनट। तो 10 बज रहा है IST पर, तो शिलोंग में उस समय 10:38 हो रहा होगा, 10:38 AM। नेक्स्ट है थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास। तो इसमें ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन से ऑप्शंस में ये इक्वेटर होकर के गुजरता है। तो इक्वेटर को कौन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरता है, चलिए देखते हैं। तो ये है इक्वेटर जो कि साउथ अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 ही कंट्री से होकर के गुजरता है। अफ्रीका में साओ टोम, गेबॉन, कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया और केन्या से होकर के गुजरता है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होकर के गुजरता है। जबकि इंडियन ओशन में एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया, ज़्यादातर बेसिकली इंडोनेशिया को ही क्रॉस करते हुए गुजरता है। मालदीव जो है, मालदीव का एक आइलैंड यहाँ पर हो सकता है, तो वो आइलैंड होगा, मालदीव तो यहाँ पर है। तो ये मालदीव और यहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में किरीबाती से होकर के गुजरता है। तो इतने कंट्रीज से इक्वेटर क्रॉस होकर के गुजरता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री है। ऑप्शन में कोलंबिया है, केन्या है, इंडोनेशिया है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जिनसे होकर के गुजरता है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो देखिए कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। इक्वेटर के सबसे पास इनमें से कौन सी सिटी है, कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था इंडोनेशिया से इक्वेटर होकर के गुजरता है और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा जकार्ता। अब
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में से किस में वो इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के गुजरती है? तो चलिए देखते हैं। ये है मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पर 82.5 डिग्री है इंडिया का, और इससे और आगे जाएंगे तो यहाँ कम से कम 95 डिग्री या 100 डिग्री आएगा। तो ये 180 डिग्री तो आएगा नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन तो यहाँ होगी नहीं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये है मलेशिया और इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में होकर के गुजरती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से ये है इंडियन ओशन। इस इंडियन ओशन में यहाँ वाला जो ओशन है इसे कहते हैं अंडमान सी, और ये जो है रीजन इसे कहते हैं साउथ चाइना सी। तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, तो ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। इस नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में यूएसए है। यूएसए का ये वाला जो पेनिनसुलर रीजन है ना, ये इस पेनिनसुलर रीजन को कहा जाता है फ्लोरिडा। और ये क्यूबा, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये 75 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर भी 75 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, और ये लगभग ऑलमोस्ट 80 डिग्री या 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी कहीं नहीं दिख रहा कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहीं दिख रही हो। इंटरनेशनल डेट लाइन पर कौन सी स्ट्रेट है ये पूछा गया है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात कर लेते हैं। तो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन, ये दो एंटिटीज़ हैं। तो मेडिटेरेनियन सी में एंटर होने के लिए अटलांटिक ओशन से ही होकर के जाना पड़ता है, और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, वैसे ये आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। ये है स्पेन और ये है पोर्चुगल, इसे आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आइलैंड है आइबेरियन पेनिनसुला के नीचे और अफ्रीका में मोरक्को के ऊपर बहुत छोटा सा आइलैंड है जिब्राल्टर नाम का। इस जिब्राल्टर आइलैंड पर ब्रिटेन का अभी भी कब्जा है, ब्रिटेन का अभी भी डोमिनेशन है। तो ये जो जिब्राल्टर है, इसलिए इस स्ट्रेट का नाम पड़ा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं, यहां पर भी देखिए, यहां यूरोप में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन तो यहीं से गया है ना, तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अगर यहां है तो ये 180 डिग्री तो यहां होगा नहीं। तो 180 डिग्री अगर यहां नहीं है तो फिर कहां है? 3 स्ट्रेट तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, 4th बची बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट में ये है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये कभी भी सीधी लाइन नहीं है, ये जिगजैग लाइन है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ जिगजैग लाइन, और इसे जिगजैग इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिन पर अलग अलग कंट्रीज का डोमिनेशन है, और इसी वजह से इनका कहीं डेट और टाइम चेंज ना हो जाए, इस वजह से इसको जिगजैग होते हुए ऐसे बनाया गया। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे ही इसीलिए इस फ्लो में गई। अलास्का है यूएसए का पार्ट और रशिया है एशिया का पार्ट। तो यहाँ एशिया में, एशिया और अमेरिका के बीच में ये बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट में आर्कटिक ओशन है
और आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है ये बेरिंग स्ट्रेट, जबकि एशिया और अमेरिका को सेपरेट करती है, अलास्का और रशिया को एक दूसरे से सेपरेट करती है ये बेरिंग स्ट्रेट। तो आंसर है इसका डी, आंसर है इसका बेरिंग स्ट्रेट। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। थ्रू विच ऑफ द अबव डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो इनमें से कौन सी कंट्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होकर के जाता है? केवल ओनली 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। तो बताइए कौन सी कंट्री है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ से कैप्रिकॉर्न होकर के गुजरती है। अफ्रीका में नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोज़ाम्बिक, मडागास्कर, ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये होकर के गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया ये है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दिया गया है, नामीबिया ऑप्शन में दिया गया है और चिली ऑप्शन में दिया गया है और ब्राज़ील ऑप्शन में दिया गया है। देख लेते हैं एक बार फिर से ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। तो ऑस्ट्रेलिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, तो ये चारों कंट्रीज से कैप्रिकॉर्न होकर के गुजरती है। तो इसका आंसर है 1 2 3 4। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जाते हैं। अब हम लोगों ने अगर कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों डिस्कस कर लिए हैं, तो अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैंसर से होकर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के कौन सी कंट्रीज़ में ये जाती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में और बहामास से टच होते हुए जाता है, पास होते हुए जाता है। अफ्रीका में ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, इतने सारे कंट्रीज से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो आज हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, प्रीवियस सेशंस के क्वेश्चंस को रिवाइज किया और मैपिंग भी थोड़ी बहुत की। तो आप लोग भी ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़िए, बिना एटलस के ज्योग्राफी आना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।